चुटकुले छोड़ देता हूँ कोई ना कोई, ताकि इंटरेस्ट कायम रहे। हाँ जी, अच्छा जिस वक्त लेक्चर स्टार्ट हम लोग करें ना, तो आप लोगों ने देखना अगर ये रेड बार आ रही है ना चारों साइड, तो समझ लगे लेक्चर रिकॉर्डिंग पे है इस वक्त। ठीक है, अगर ये ग्रीन हो जाए तो इसका मतलब है स्टॉप होगी। ठीक, ये इस वक्त रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, ये अब आपकी साथ स्क्रीन जो है इसको कैप्चर करेगा और साथ आपकी वॉइस भी हो जाएगी रिकॉर्ड। एंटरप्राइज रिसोर्स एंड प्लानिंग, जो हमारा सब्जेक्ट का नेम है, ई आर और पी, तीनों को अलग अलग करें। तीनों में से कोई एक चीज़ स्किप कर देना, ई स्किप कर दें, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपकी प्लानिंग और रिसोर्स दोनों किसी काम के नहीं। रिसोर्स आपके पास अवेलेबल हो, प्लानिंग भी आपने कर ली हो और आपने खुद से अभी तक डिसाइड ही ना किया हो, यानी आप एंटरप्रेन्योर बने ही नहीं, बिजनेसमैन बने ही नहीं, तो क्या आप बाकी दोनों चीज़ों को चला सकते हैं? मुमकिन नहीं। रिसोर्स आपके पास अवेलेबल हों, रिसोर्स में 2 टाइप्स होती है, ह्यूमन रिसोर्स और कैपिटल रिसोर्स। कैपिटल रिसोर्स यानी आपके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद हो, इन्वेस्टमेंट आपके पास मौजूद हो और आप एम्प्लॉय हायर ना करें या बताते खुद काम ना कर रहे हो बिजनेस में, खाली इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाएं, तो क्या आप बिजनेस रन कर सकते हैं? मुश्किल, बल्कि नामुमकिन है। ठीक है, तीसरी चीज़ आ गई कि आपके पास रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप बताते खुद इनिशिएटिव लेके आप कहते हैं जी मैंने खुद ही बिजनेसमैन बनना है, खुद ही एम्प्लॉय बनना है और बिजनेस स्टार्ट कर लूँ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और लास्ट पे आपका आ गया प्लानिंग। प्लानिंग के बगैर तो वैसे ही कुछ नहीं। हम पाकिस्तानियों के बारे में मशहूर है ना कि बगैर प्लानिंग के काम करते हैं, और काम करते हैं उसके बाद सोचते हैं अच्छा करना था, कुछ प्लान करना था, लेकिन ऐसा नहीं। आप लोगों ने इसे गलत साबित किया हुआ है ना। एडमिशन लिया था, प्लानिंग करके ही आए थे ना, फॉर्म जमा करवाया था। तो कोई अगर ये कहे तो आपने एक जवाब ये देना है कि नहीं जी ये गलत है, पाकिस्तानियों के बारे में हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की थी कि एडमिशन लेना है, बेशक अब्बा जी ने ज़बरदस्ती भेजा है, आपकी कुछ और फील्ड चूज़ करना चाह रहे थे, लेकिन प्लानिंग क्या थी कि आपने फॉर्म इनिशियल सबमिट करवाई, उसके बाद मेरिट लिस्ट में नेम आया, आपने फीस का अरेंजमेंट आपके पेरेंट्स ने करके आपको यहाँ पे भिजवा दिया। अब उसके बाद आपने क्या किया, बाकी सारा प्रोसेस आपका अपना था, ये सारी चीज़ें आप क्या करें, थ्रू प्लानिंग करें। यहाँ पे भी कहते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स एंड प्लानिंग इज अ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट ऑल एन ऑर्गेनाइजेशन टू यूज अ सिस्टम इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन टू मैनेज बिजनेस ऑटोमेट मैनी बैक ऑफिस फंक्शन। जैसे भी उन्होंने बात की कि उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर काम किया, ये फ्रंट एंड पे कर रहे थे काम, आपने सारा काम क्या किया, फ्रंट एंड पे जो वोचर्स एंटर किए, डाटा एंट्री सीखी है, फ्रंट एंड पे काम कर दिया, क्या कहलाता है हमारा फ्रंट ऑफिस कहलाता है। बैक ऑफिस के जो डाटाबेस के लोग हैं, आईटी के लोग हैं, वो सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, बैक एंड पे आपके सिस्टम प्रोसेसेस को मैनेज कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या होगा, बैक ऑफिस। जैसे आप लोग लैब में जाएंगे तो हमारा जो SAP का सर्वर होगा, आप तमाम के जो सिस्टम है क्लाइंट इनको हम कहते हैं, ये सर्वर के साथ बैक एंड पे कनेक्टेड होगा। उसका अगर हम पीछे से नेटवर्क डिस्कनेक्ट कर दें, इंटरनेट या इंटरनेट, तो क्या होगा, आपकी कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। बैक ऑफिस में आपकी क्या होगा, एप्लीकेशन चल रही होगी, फ्रंट ऑफिस में आपकी एप्लीकेशन नहीं चलेगी। इसको अगर सिंपल लफ्ज़ों में कहें तो बैक एंड और फ्रंट एंड होगा। हमने इस पूरे सेशन के अंदर बैक एंड प्रोसेसेस, इम्प्लीमेंटेशन ये भी सीखनी है और फ्रंट एंड की डाटा एंट्री भी सीखनी है। हमने दोनों काम करने हैं इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर। फ्रंट एंड वाला जो बिल्कुल लास्ट जो आपका होगा ना 2 से 3 वीक, उसमें मैक्सिमम ये काम होगा 2 से 3 वीक। उससे पहले हमने क्या करना है, सारी की सारी बैक एंड की इम्प्लीमेंटेशन सीखनी है, और यही आपको मार्केट में जो है हेल्पफुल होगी। मार्केट में जब जाएंगे तो फाइनेंशियल ग्रोथ या सैलरी पैकेज के हवाले से अगर बात की जाए तो आपको जो बैक एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेसेस हैं उसका बेनिफिट ज़्यादा है, वो आपको बेनिफिट देगा फाइनेंशियल ज़्यादा, सैलरी पैकेज उनके ज़्यादा होंगे। अब उसमें जी टेक्नोलॉजी आपकी यूज़ है, एंटरप्राइज रिसोर्स, ERP एंटरप्राइज रिसोर्स एंड प्लानिंग हो गया। एंटरप्राइज द एंटरप्रेन्योर हु रन बिजनेस, कि आप बताते हो खुद अगर बिजनेसमैन बन गए हैं तो आपके एंटरप्रेन्योर हैं एंटरप्राइज। और हम यही बार बार बात करते हैं कि कोशिश करें कि आप अपने कॉमर्स के स्टूडेंट्स कम से कम क्या करें, अपने बिजनेस की तरफ जाने की कोशिश करें। उसके बाद आर रिसोर्सेज मैंने बात की, 2 टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कैपिटल रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज जो आपके पास एम्प्लॉय हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, आप तो बताते हैं खुद एम्प्लॉय हैं कंपनी के। कैपिटल रिसोर्स जो आपने इन्वेस्टमेंट की अपने बिजनेस को रन करने के लिए। थर्ड पे आ गया प्लानिंग, हालांकि लास्ट पे आ रहा है, लेकिन प्लानिंग क्या होती है, हमेशा फर्स्ट पे होती है। पहले प्लानिंग होगी, उसके बाद आपकी
जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल उसे उन्हें यूटिलाइज करेंगे और बिजनेसमैन बन के आप बिजनेस रन करेंगे। तो विदाउट प्लानिंग आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। कहीं ये कैसे हो सकता है पाकिस्तानी और ना कर सकते बगैर प्लानिंग के कर सकते हैं, ये कहते ही कर सकते हैं, हाँ जी। तो आप यहाँ पे हम क्योंकि ERP पढ़ रहे तो ये बेसिकली क्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जहन में यही आता है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, लेकिन ये सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं, ये पूरे की पूरी ऑटोमेशन है, प्रोसेस ऑटोमेशन हम इसे कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के को अगर स्मूथ करना है उसके प्रोसेसेस को डिजिटाइज कर दें, पेपरलेस इन्वायरमेंट पे चले जाएं। इनिशियली आप सॉफ्टवेयर पे जाते हैं अकाउंटिंग, देन आप पेपरलेस इन्वायरमेंट पे चले जाएं, स्कैन कॉपीज हार्ड कॉपीज जो उनको ख़त्म करें, आप सिस्टम के अंदर ही तमाम डाटा मैनेज करना शुरू करें। तो कोई भी बिजनेस उसके लिए ERP ज़रूरी होती है, वो मैनुअल हो या आपकी सिस्टमेटिक वे में चल रही हो, किसी सॉफ्टवेयर पे चल रही हो। अब ये तो समझ आती है कि सिस्टम के अंदर ERP तो समझ आ रही है, मैनुअल ERP एक पर्सन वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो किसी किस्म का सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहा वो भी ERP यूज़ कर रहा होता है, समझ आती? बुक कीपिंग भी नहीं कर रहा वो, फिर भी कर रहा है, दिमाग में चला रहा है। इसकी मैं नॉर्मली एग्जांपल दिया करता हूँ अपनी नज़दीक सराउंडिंग में, देखे जो शॉपकीपर आपके गली मोहल्लों में बैठा है, जनरल स्टोर वाला या शॉपकीपर, वो भी ERP यूज़ करते हैं, प्लानिंग सारी करते हैं। जैसे मार्केट में नया राइस आता है, एग्जांपल ले लेते हैं कि मार्केट में नया राइस आता है, तो शॉपकीपर सोचता है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, यानी उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। कौन से? कैपिटल रिसोर्स। फॉर एग्जांपल 100,000 उसके पास है, कैश है, कहता है जी मैं जो भी बड़ी मार्केट है वहाँ पे जाता हूँ और राइस बाय कर लेता हूँ, क्योंकि नया राइस मार्केट में बहुत सस्ता होता है। 2, 4, 6 माह के बाद क्या होता है उसकी प्राइस इंक्रीज़ होती है, तो मार्केट प्लान करके मार्केट में चला जाता है। तो लाहौर की बड़ी मार्केट कौन सी है इधर? अकबरी मंडी, दरोगे वाला, चावल की दरोगे वाला है। अच्छा चलो जो भी है, हम सपोज करते हैं कि लाहौर की जो अकबरी मंडियों का जी सारी इजनास वगैरह ज़्यादा वहीं पे मिलती है, वहाँ पे चले गए जी शॉपकीपर साहब, वहाँ जाके पता चला ट्रेंड चेंज है इस वक्त, कि नज़र आ रहा है कि अगले 4 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में, 1 महीने में चीनी के रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे, शुगर की प्राइसेस इंक्रीज हुई। वो अपनी प्लानिंग को उसी वक्त क्या करता है, अपडेट करता है, चेंज करता है। 50-50 कहता है जी 50,000 के मैं राइस बाय कर लेता हूँ और 50,000 की शुगर बाय कर लेता हूँ, वो ला के अपने पास रिटेन करता है। हो सकता है वो 100,000 की सारी राइस ही बाय करता सारा, तो हो सकता है 100 से 200 अर्न कर लेता, लेकिन अब उसने क्या है कि 2 प्रोडक्ट पे स्प्लिट किया, तो एक कस्टमर जो उसके पास शुगर बाय करना है उससे राइस भी बाय कर गया, जो राइस बाय करना है शुगर भी बाय कर ले, तो हो सकता है वो 100K की बजाय 150K एक्स्ट्रा अर्न कर ले, यानी 2 लाख की बजाय 2.5 लाख वो कमा लेता है। तो क्या हो गया, उसने अपनी प्लानिंग को चेंज किया, वो कोई सिस्टम यूज़ कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है। अब वो रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स भी यूज़ उसने किया, बताते खुद गया मार्केट या अपने एम्प्लॉय को भिजवाया, कैपिटल रिसोर्स उसके पास अवेलेबल था, वो उसने यूज़ कर लिया, प्लानिंग उसने कर ली थी पहले ही, प्लानिंग के भी आप उसने ये दोनों काम किए, और बताते खुद वो क्या है, ऑनरशिप है, एंटरप्रेन्योर है, तो उसने डिसीजन मेकिंग भी क्विकली कर ली, वहाँ पे मार्केट में गया तो क्विकली खुद से डिसीजन किया और चला लिया बिजनेस। तो यही बेसिकली क्या है कि हमने सिस्टमेटिक वे में कन्वर्ट करना है एक सॉफ्ट बिजनेस प्रोसेस को, कि वो सब कुछ मैनुअल कर रहा है, अपनी थिंकिंग से खुद सोच रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारा बिजनेस एक्सपेंड हो गया तो हमें सिस्टम रिकमेंड करे कि आपने क्या करना, तो उसके लिए क्या आप ERP यूज़ करते हैं। हम ERP यूज़ करेंगे तो ERP में क्या होगा, हम तमाम बेसिक प्रोसेसेस इंटर करेंगे, प्रोसेस फ्लो बनाएंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे सिस्टम के अंदर कि फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, सेकंड क्या होगा, अप्रूवल हायरार्कीज़ कौन सी होगी। ये जब हम सिस्टम को इनिशियली डिज़ाइन करके बता देते हैं तमाम प्रोसेस, तो सिस्टम हमें खुद रिकमेंड करते हैं। मंथ एंड पे, वीक एंड पे, डे एंड पे आप रिपोर्ट रन करना चाहिए, आप देखना चाह रहे हैं कि आज का मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस क्या है, आप आज के दिन में कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में सबसे ज़्यादा बाय सेल हो रही, बाइंग सेलिंग किस प्रोडक्ट की हो रही, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी बाइंग सेलिंग को मैनेज कर सकते हैं। किसकी प्राइस कम ज़्यादा हो रही है, आप उसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट अपनी बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साथ सिस्टम आपको अपनी रिकमेंडेशन भी देता है, जब आप सिस्टम में हर चीज़ आप पैरामीटर्स के थ्रू एंटर कर रहे हैं, तो सिस्टम आपको बताता है कि आज के दिन अगर फॉर एग्जांपल आपने प्लान किया हुआ शुगर बाय करने का, लेकिन पता चल रहा है कि अगले 10 दिन के अंदर फ्लोर की प्राइसेस भी हाई हो जाएंगी,
मार्केट में शार्ट हो जाएगा। तो सिस्टम आपको रिकमेंडेशन दे रहा है कि आज के दिन में मार्केट के अंदर ओवरऑल डिमांड क्या है फ्लोर की, और उसकी सप्लाई कितनी आ रही है। तो सप्लाई अगर डिमांड के अकॉर्डिंगली कम आ रही है तो आपको अलर्ट देगा कि अब आप फ्लोर को स्टॉक कर ले अपने पास। तो ये क्या होगी सिस्टम की रिकमेंडेशन। अगर आप ERP सिस्टम पे या किसी भी सॉफ्टवेयर पे जा रहे हैं तो देन सॉफ्टवेयर आपको खुद से सजेशन देता है, आपको रिकमेंडेशन देता है। हाँ, आपकी अपनी मर्जी है, उसकी रिकमेंडेशन पे आपने चलना है तो ऑटो करते जाएं, नहीं करना तो आप मैनुअल से चूज़ कर सकते हैं खुद से भी। दोनों ऑप्शन सिस्टम में अवेलेबल होती हैं। फिर इसके बाद होते हैं डैशबोर्ड्स। ERP के अंदर डैशबोर्ड्स बन जाते हैं कि आप इतने फ्री टाइम आपके पास नहीं है कि आप बार बार रिपोर्ट्स रन करके देखते रहें कि एनालिसिस क्या चल रहा है, ट्रेंड इस वक्त क्या चल रहा है। तो सिस्टम थोड़ी देर के बाद आप 15 मिनट का, आधे घंटे का उस पर अलर्ट लगा दें। कोई भी एक्टिविटी होगी तो सिस्टम आपके जो है ERP आपके सिस्टम पे, लैपटॉप पे या मोबाइल पे आपको क्या करेगा, अलर्ट दे दे। डैशबोर्ड पे मुख्तलिफ स्क्रीन चल रही होंगी, एक एरिया में सेल एनालिसिस चल रहा है, दूसरे में परचेज चल रहा है, उसके बाद इन्वेंट्री आ गया, उसके बाद बैंकिंग आ गई। एक ही डैशबोर्ड, एक स्क्रीन के ऊपर आपके मल्टीपल डैशबोर्ड्स बने हुए होंगे जो आपको एनालिसिस दे रहे होंगे कि आपकी पोजीशन बिजनेस की क्या है आज के दिन में, ठीक है। और करंट सिनेरियो 10 मिनट 15 मिनट पहले क्या पोजीशन है, ठीक है। और अगर आप उसका मल्टीपल एनालिसिस लेना चाह रहे हैं, सुबह से अब तक का, फॉर एग्जाम्पल आपने 8 बजे ऑफिस ओपन किया है, 10 बजे तक या 12 बजे तक आप एनालिसिस देख रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि जो सुबह से अब तक 4 घंटे हुए हैं उसके बाद अगले 4 घंटे का भी मुझे दे दे कि इसकी भी यहाँ पे आगे क्या एनालिसिस आएगा, क्या रिजल्ट आएगा फाइनल। तो वो भी सिस्टम आपको क्या रिकमेंडेशन देता है। लेकिन उसके लिए एक ज़रूरी क्या है कि आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ साथ बाकी तमाम डिपार्टमेंट में क्या हो, लिंक हो। बाकी तमाम डिपार्टमेंट लिंक होंगे तो ओवरऑल हमारी क्या बनेगी, ERP बन जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन समझ आई? हाँ जी, नहीं आई? मैं क्या शायद कह रहे नहीं आई, नहीं आई तो फिर दोबारा पूछ लें। हाँ जी, नेक्स्ट जी, ऑल इंडिविजुअल एंड बिजनेस यूज दूज टेक्नोलॉजी इन मैनुअल सिस्टम आल्सो, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दी, ठीक है। ERP सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप्स हैं ERP की, फुली ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड ERP। 2 मेजर टाइप्स हैं, फुली ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड ERP। फुली ऑटोमेटेड ERP ऐसी ERP हैं जिनके अंदर आपका डाटा स्क्रैच से यानी ट्रांजैक्शन से आप करें और आपको ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट ऑटो दे, सिस्टम जनरेटेड निकले, तो ये क्या होगी, फुली ऑटोमेटेड ERP। इनकी बेस्ट एग्जांपल ओरेकल, SAP यानी SAP, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक, ओडू, ठीक है। सेज और क्विक बुक वाले भी क्लेम करते हैं, टैली वाले, कि हम भी फुली ऑटोमेटेड ERP हैं। लेकिन जो उनके पिछले वर्जन थे 2019 तक के, उनमें ऐसा नहीं था। आपको मैनुअल क्या करनी थी, कुछ ना कुछ वर्किंग करनी पड़ती, तो इसलिए हम उसे कंसीडर नहीं करते कि फुली ऑटोमेटेड ERP। लेकिन सेज जो कह लें कि PHP का एडवांस वर्जन सेज आया, उसमें कहते हैं तमाम फीचर मौजूद हैं, तो वो क्लेम भी इसलिए करें और वो वाकई लोग यूज़ करके जो बताते हैं कि हो भी रहा है, तो इसका मतलब उसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो भी फुली ऑटोमेटेड ERP। उसके बाद सेमी ऑटोमेटेड ERP है जिसमें कुछ डाटा आपको ऑटोमेट होकर मिलता है और कुछ आपको मैनुअल करना पड़ता है। उसमें बेस्ट एग्जांपल आपकी वही PHP, टैली, क्विक बुक, ये 3 मेजर सॉफ्टवेयर है। और ये तीनों के आपको बैलेंस शीट भी देती है, प्रॉफिट एंड लॉस भी देती है कुछ इनके वर्जन, लेकिन इनके जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के नोट्स हैं वो आपको नहीं मिलते, वो आपको मैनुअल प्रिपेयर करने पड़ते हैं। इसलिए हम इन्हें कंसीडर करते हैं सेमी ऑटोमेटेड, कि जर्नल एंट्री आपने की, उसके बाद ट्रायल यानी टी अकाउंट्स आपके निकल आए, उसके बाद ट्रायल बैलेंस भी आपको ऑटो मिल गया, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट भी ऑटो मिल गई, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपको ऑटो मिल गई, लेकिन बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस के जो नोट्स हैं वो आपको मैनुअल बनाने पड़ रहे हैं। तो क्या है इसका मतलब, ये सेमी ऑटोमेटेड ERP, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ ERP कंसल्टेंट, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है ERP एडमिनिस्ट्रेटर, एक फंक्शनल कंसल्टेंट। 2 मेजर टाइप्स होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटर यानी हम SAP कर रहे हैं या ओरेकल कर रहे हैं, हम जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसके हम फ्रंट एंड है, तो हम क्या है, फंक्शनल यानी कंसल्टेंट सिंपल हम कह सकते हैं। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करने लगे, जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन यानी बैक एंड प्रोसेस को कवर करना, तो हम बेसिकली बनेंगे फंक्शनल एडमिनिस्ट्रेटर। और ERP एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली कौन होगा, जिसका फंक्शनल यानी एप्लीकेशन का नॉलेज भी हो, फाइनेंस का नॉलेज भी हो, और बैक एंड पे उसकी नेटवर्किंग के नॉलेज भी रखता हो, डाटा बेसिस का नॉलेज भी हो, वो क्या होगा बेसिकली ERP एडमिनिस्ट्रेटर। तो अगर प्योरली हम सिर्फ पहले ERP एडमिनिस्ट्रेटर को डिस्कस करें, तो ERP एडमिनिस्ट्रेटर जो आपका फ्रंट एंड इंस्टॉलेशन आपकी, जो आपके क्लाइंट पे, सिस्टम पे यूज़र को एक्सेस देनी है वो, और बैक एंड पे जो डाटाबेस यानी सर्वर है, उनकी नेटवर्किंग के इश्यूज,
उनके कनेक्टिविटी के इश्यूज़, उनके राइट्स के इश्यूज़ को डिज़ॉल्व करे, वो कौन होगा? ERP एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हम प्योर IT पर्सन कह सकते हैं कि जो BS कंप्यूटर साइंसेज जिसने की, MS कंप्यूटर साइंसेज की है, उसको IT का बेसिक लैंग्वेजेस का नॉलेज है, यानी प्रोग्रामिंग कर सकता है, नेटवर्किंग का उसको नॉलेज है, तो हमारा बेसिकली क्या होगा? ERP एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन उसको हम ERP एडमिनिस्ट्रेटर के साथ बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क नहीं देते, फिर उसको नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कहेंगे, नेटवर्क के लिए सेपरेट पर्सन होगा। फिर आपका जो है बाकी कनेक्टिविटी के लिए बाकी इलेक्ट्रिक इंजीनियर वगैरह वो सेपरेट। नॉर्मली क्या होता है इंडस्ट्रीज के अंदर एक ही बंदा ऑलराउंडर होता है, मल्टी टैलेंटेड पर्सन कंपनी हायर करती है, वो हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज क्या है कि आप बेसिकली क्या एंड यूज़र हैं, जो डाटा एंट्री फ्रंट एंड पे कर रहे हैं वो क्या होते हैं? फाइनेंस के यूज़र एंड यूज़र कहलाते हैं। लेकिन फाइनेंस ही का यूज़र जब इम्प्लीमेंटेशन सीख जाता है तो वो बेसिकली क्या बनता है? आगे चल के फंक्शनल कंसल्टेंट बनता है, कि उसको बेसिक इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस का भी पता है। कोई नया यूज़र आ जाता है, उसका यूज़र खुद क्रिएट कर लेता है एडमिनिस्ट्रेटर पे जाने के बजाय, यानी ERP एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं कहता, खुद से यूज़र क्रिएट कर लेता है, आपके पास राइट है, तो आप क्या बनेंगे? फंक्शनल एडमिनिस्ट्रेटर। कोई छोटे छोटे इश्यूज आते हैं, कोई आपने रिपोर्ट्स खुद से डेवलप करनी है, आप खुद से कर लेते हैं, और आपको एज इसी चीज़ का मिलता है कि आपको फाइनेंस का नॉलेज भी है और आपको IT का नॉलेज, यानी आपको SAP इम्प्लीमेंटेशन का भी नॉलेज हो गया, तो इसलिए आपको मार्केट में एज मिलता है। वरना प्योर IT पर्सन हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए रखें तो उसके साथ क्या होगा? एक फाइनेंस अकाउंट्स के यूज़र को, एक्सपर्ट को साथ हायर ज़रूर करना पड़ता है, जो उसको गाइड कर रहा होता है कि उसने डेबिट क्रेडिट कैसे करना है, उसने इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को कैसे फॉलो करना है। तो इस वजह से नॉर्मली मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो प्रेफरेंस मिल रही होती है SAP एडमिनिस्ट्रेटर को जिनका फंक्शनल नॉलेज हो, जो बैक एंड की इम्प्लीमेंटेशन भी समझते हो और फ्रंट एंड अकाउंटिंग का नॉलेज भी हो। तो ये 2 टाइप्स हमारी फंक्शनल एडमिनिस्ट्रेटर और ERP एडमिनिस्ट्रेटर। पढ़ने की ज़रूरत है दोबारा? उसके बाद मेजर ERP है जी मार्केट के अंदर, Oracle ERP क्लाउड, SAP ERP यानी SAP, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक, Odoo, NetSuite ERP, Scoro ERP बिजनेस क्लाउड इंटरप्राइज, उसके बाद सेज इंटेक, सिस्प्रो, इप्रो ERP, ये है जो मेजर मार्केट के अंदर अवेलेबल है। लेकिन जो फर्स्ट 4 है Oracle, SAP, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक और Odoo, यही ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में यूज़ हो रही है। ठीक है, पहली 3 जो है ये कह लें कि बिल्टन है, Oracle का USA की कॉर्पोरेशन है, Oracle कॉर्पोरेशन, ये उसकी है। सेकंड SAP जर्मन बेस है। माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक ये भी ये UK की है बेसिकली, जिनका माइक्रोसॉफ्ट है। लास्ट पे Odoo है, Odoo ओपन सोर्स है, कहीं पे भी आप खुद डाउनलोड करें उनके Odoo की साइट से जाके और आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन खुद से कर सकते हैं। यानी ये कह लें कि फ़िलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जब आप इसे प्रॉपर यूज़ करना शुरू करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो देन Odoo आपसे से कुछ चार्जेस लेगा, लेकिन वो चार्जेस भी इतने ज़्यादा नहीं है, बाकी तीनों की निस्बत क्या है कि ये बहुत ज़्यादा चीप है। हाँ जी, वो मिनिमम है, ये जो उनका क्या क्राइटेरिया है 1 यूज़र के। लेकिन आप बंडल लेते हैं, जैसे फाइनेंशियल अलग ले लिया, ठीक है, इन्वेंट्री अलग ले ली, तो फिर इसकी कास्ट कम हो जाती है, ये $2 तक भी आ जाता है, यानी इतनी कम है। हाँ जी, अब मेरे पास जो है वो मैंने 2 क्लाइंट पे किए, $2 में भी बाई किए हम लोग। वो क्लाइंट के फिर नंबर ऑफ़ यूज़र देख लेते हैं, क्लाइंट का बिजनेस वॉल्यूम भी देखते हैं, उसके ब्याह पे डिस्काउंट आप मैक्सिमम ले सकते हैं। आपका जो बिजनेस पार्टनर है जिससे आपने इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं या जिसके थ्रू आपने लिए, वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट बाय करके दे सकते हैं। जैसे मैं Oracle का है तो Oracle का हम लोग 80% तक डिस्काउंट ले लेते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि वो क्लाइंट जो है बहुत छोटा क्लाइंट है या मीडियम है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए जब बाय करते हैं तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को नॉर्मली Oracle जो 90% तक भी डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन वो भी पार्टनर टू पार्टनर वेरी करते हैं कि किस पार्टनर को कितना देना। जो पार्टनर बिजनेस ज़्यादा दे रहा होगा उसे Oracle या SAP डिस्काउंट भी ज़्यादा दे रही होगी। हाँ जी, नहीं, एनुअली 1 ईयर का होता है। फिर जो फर्स्ट टाइम आपने पे किया होता है उसका एनुअल 22% रिन्यूअल होती है। तो इस वजह से हम नॉर्मली क्लाइंट को गाइड करते हैं कि जो भी एप्लीकेशन आपने लेनी है, SAP लें, Oracle लें, माइक्रोसॉफ्ट लें, जितना शुरू में बार्गेनिंग कर सकते हैं कर लें, क्योंकि एनुअल रिन्यूअल उसी की बेस पे होनी। शुरू में ज़्यादा पे कर दिया है लाइसेंस का तो इसका मतलब फिर हर साल भी ज़्यादा ही पे करना है। उसके बाद ERP शेयर मार्केट के अंदर दी की प्लेयर्स ऑपरेट इन ERP सॉफ्टवेयर मार्केट इंक्लूड Oracle, SAP, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक,
ओडू से जो ऊपर 7-8 आई हैं यही एप्लीकेशन है। इसी सीक्वेंस में के बेसिकली कि इनका शेयर हमारा आगे एक टेबल आएगा उसमें हम इस शेयर को डिस्कस भी करेंगे। मैंने डाला है जो दिसंबर 2020 का कह लें कि ओवरऑल वर्ल्ड लेवल का कह लें कि बिजनेस शेयर था ना 4 मेजर, ओरेकल, एसएपी, तीन का बल्कि ओरेकल, एसएपी और माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, इन तीनों का मैंने एक कंपैरिजन बनाया जो दिसंबर 2020 का था, लेटेस्ट आया कोविड से पहले। तो वो इसके अंदर हम देखेंगे कि कहाँ पे आगे, अगर इसमें नहीं होगा तो बुक में ज़रूर होगा अवेलेबल। ठीक है, बेसिक फंक्शन ऑफ ईआरपी। उसके बाद आगे क्या हुआ है? तो मसला है? लेट हो गए थे तो मार्केटिंग का इसके साथ क्या ताल्लुक है? मार्केटिंग कर रहे हैं आप लोग? मार्केटिंग कर रहे हैं? मार्केटिंग, आप मार्केटिंग की स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं? नहीं, वो मार्केट से नहीं लेना, उसने कुछ और क्या, उसको पता चल गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ। चले हैं मार्केटिंग कौन है आप में से तीनों में? मैं इसलिए वो फाइनेंस वाले से पूछने लगा था कि अगर आप मार्केटिंग के तो फिर तो समझ आती है जो आपने कहा है। मार्केटिंग वाले झूठ सच सब जायज़ है उनके नज़दीक। ठीक है, चले। अच्छा, बेसिक फंक्शन ईआरपी में अकाउंटिंग है, यानी बेसिक जो ट्रांजैक्शन हम फ्रंट एंड पे करते हैं, जनरल वोचर वगैरह एंटर करते हैं, जो हमारा बेसिकली फाइनेंस का एरिया कहलाता है अकाउंटिंग पर पोर्शन। इन्वेंट्री, कंट्रोल, एचआर, ये तीन होती है मेजर, जिसको हम प्राइमरी सोर्स कह सकते हैं या प्राइमरी फंक्शंस कह सकते हैं। उसके बाद कुछ एडवांस फंक्शन है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, बिजनेस प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। कि पहली तीन चीज़ें जब तक नहीं होगी, बेसिक ट्रांजैक्शन आप एंटर नहीं करेंगे, इन्वेंट्री कंट्रोल्स नहीं होंगे, एचआर आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे, उनको सिस्टम में डालेंगे नहीं, तो लास्ट वाली 3 जो इन्फॉर्मेशन ये आपको मिल नहीं सकती। इसलिए हम फर्स्ट 3 को क्या करते हैं, कंसीडर प्राइमरी फंक्शन, और नेक्स्ट 3 हमारे के हैं सेकेंडरी फंक्शन या एडवांस फंक्शन जिनको हम कहते हैं। तो बेसिक क्या है, जब तक आप ट्रांजैक्शन इन नहीं करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब रिजल्ट मिलेगा तो प्लानिंग उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज भी कर सकते हैं और प्री प्लान भी दोबारा से भी कर सकते हैं। ठीक है, रीप्लेनिश भी हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, जब रिजल्ट आपके सामने आएगा, प्लानिंग कर रहे होंगे, प्लानिंग को रीप्लेनिश भी आपने किया होगा, और फिर भी अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते तो देन आपकी डिसीजन मेकिंग है कि अब आपने डिसीजन किस तरह करने, कि जो आपके की एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में, अगर वो रिजल्ट नहीं दे रहे, क्या उनको रिप्लेस करना है, उनकी ट्रेनिंग करनी है, क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करनी है, या आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सारी की आपकी डिसीजन मेकिंग है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि अगर एक यूज़र आप लोगों का एम्प्लॉय जो है कंपनी के अंदर एक अरसे से काम कर रहा है, 4 साल 5 साल या 3 साल, आप एक नए इन्वायरमेंट में खुद को कन्वर्ट करते हैं, यानी ईआरपी सिस्टम पे चलिए। पहले वो बंदा ठीक काम कर रहा था, अब ठीक काम नहीं कर रहा, आप बहुत ज़्यादा उसके साथ टॉलरेंस भी कर चुके हैं लेकिन काम नहीं ठीक कर रहा, तो आपको डिसीजन करना है कि इस बंदे को फायर करना है या रखना है, तो आप क्या करेंगे? एचआर में स्पेशलाइजेशन तो नहीं ना किसी की? इंटर्नशिप की है। हाँ जी, इसीलिए आपने ठीक आंसर दिया। ठीक है जी। नॉर्मली क्या होना चाहिए, एक आपका ऐसा रिसोर्स जो आपके पहले से इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहा है और वो आपकी नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, कोशिश ये करनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि उसको कभी फायर ना करें, उसकी ट्रेनिंग्स करवाएं, थोड़ा सा उसके साथ बैठ के डिस्कस करें कि हो सकता है उसके कोई पर्सनल फैमिली मैटर्स ऐसे हो जिसकी वजह से वो अपसेट हो, नहीं लर्न कर पा रहा, आपके साथ नहीं चल पा रहा, तो पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि उसको ट्रेनिंग करवाएं। ट्रेनिंग करवा के उसके पर्सनल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, उसके पर्सनल फैमिली इश्यूज़ हैं जिस हद तक आप उसकी हेल्प करते हो सकता है फाइनेंशियली बेचारा स्ट्रक हो। तो इस वजह से नॉर्मली बीइंग अ कंसल्टेंट मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप ऐसे एम्प्लॉयज़ को फायर ना करें, उनको ट्रेनिंग करवाएं, उनके साथ सेशंस करें, सेशंस करने के बाद देखिए कि वो क्या चाह रहे हैं, और वो हो सकता है आपके एक सेशन के बाद बगैर ट्रेनिंग के बंदा आपका काम करने लगे, उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो, फैमिली मैटर्स चल रहे हो, जब किसी के साथ डिस्कस करेगा तो क्या होगा, वो अंदर से निकल जाएगा ना लावा जो बना हुआ था, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा और वो आपके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। एक नया एम्प्लॉय आप हायर करें, उसको सैलरीज भी ज़्यादा दे रहे होंगे पहले से, और फिर उसको भी ट्रेन तो आपने करना ही करना है, तो इससे बेहतर है कि जो
पहले से अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं को क्या करें, ट्रेन करें। हमारे यहाँ नॉर्मली HR के लोग जो है ना, अच्छे लोग, वो यही मशवरा देते हैं। और जो नॉर्मल होंगे ना HR वाले, जिन्होंने अपनी हर तरफ वो कहने मुनाफली रखनी है, वो कहेंगे नहीं बंदा से बदल दो, ठीक है, डिपार्टमेंट हेड क्या कहेगा, बंदा चेंज कर दो। क्यों? उसकी रीज़न क्या कि समटाइम होता है हम डिपार्टमेंट हेड के तौर पे हम सोच रहे होते अपनी टीम मैनेज करें, अपनी टीम लेके। अक्सर देखा होगा इंडस्ट्रीज़ के अंदर, बल्कि आप लोग देखेंगे अभी तो आप लोगों ने कैरियर स्टार्ट करना कि एक डिपार्टमेंट के हेड चेंज होता है ना, पूरी टीम चेंज हो जाती है। उसकी रीज़न क्या है? वो अपनी टीम सोचता है कि मैं जिनके साथ कंफर्ट जोन में उनको लेके आऊँगा तो मैं काम कर सकूँ। हो सकता है जो पहले से काम करे वो ज़्यादा बेहतर हो सकती, नए आने वालों से, नए इन्वायरमेंट में सेट होने में टाइम लगे। तो इसलिए की रिसोर्सेज जो आपके अवेलेबल होते हैं उनको हमेशा मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, रिटेन करना चाहिए। ठीक है, कितना टाइम है? हाँ जी, रिक्रूटमेंट है। टाइम हो गया पूरा? चलिए इसके बाद इंशाल्लाह यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी सैटरडे का तो नहीं आया कोई ऑन का?